सदन की गरिमा को सादर नमस्कार। वर्तमान भारतीय इतिहासकारों का यह सदन मध्य 18वीं शताब्दी भारत की पृष्ठभूमि में अंधकार का युग न मानकर आर्थिक उन्नति का युग मानता है कि दिए गए विषय के कुछ और पक्ष में मिलेगा पक्ष हमें सर्वप्रथम समझने की आवश्यकता है कि हम वर्तमान भारतीय इतिहासकार हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय इतिहासकार है वे कौन है? भारतीय इतिहासकार वह है जो इतिहास की परख रखते हैं, इतिहास को जानते हैं, इतिहास को समझते हैं और इतिहास में कुछ अगर स्थापित किया जा चुका है पहले से उस पर दोबारा विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, वह इतिहासकार है। अब यह समझने की बात है कि 18वीं शताब्दी में हम बैठे 18वीं शताब्दी का विश्लेषण कर रहे हैं, तो 18वीं शताब्दी का जो सिनेरियो है समय क्या है, मध्य 18वीं शताब्दी का समझने की आवश्यकता है। और ये मध्य 18वीं शताब्दी का यह सिनेरियो है कि जो मुगल शासन है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, वह अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है, ये हमारी स्थिति है। दूसरी बात हमारे मौजूद कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग देशों से या फॉरेन से हमारे पास अलग अलग कंपनियां जो भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच कंपनी हो, पोर्टुगीज कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, ऐसी अलग अलग कंपनियां आर्थिक अर्थात अर्थ के आधार पर बिजनेस करने के लिए भारत देश में आ रही है। और आज और हमें देख रहा होगा कि जब हम मध्य 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो भारत के साथ साथ हमें वैश्विक पटल पर भी देख रहा होगा कि वैश्विक पटल पर क्या हो रहा है, वैश्विक पटल पर बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब औद्योगिक क्रांति आई है, बहुत ज्यादा जो अलग अलग औद्योगिक के आयाम हो गए। अब ऐसी स्थिति में महोदय हमें देखना होगा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके विषय में अंधकार का युग। अंधकार का युग हम किसे कहेंगे? अंधकार का युग मतलब ऐसा युग है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो व्यक्ति अपने आर्थिक विकास में उसके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा है, उसके पास अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने हेतु भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं वह किसी एक राजतंत्र के निहित था और कहीं ना कहीं उसका कुछ अधिकार जो थे उसको नहीं मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अंधकार का युग था। अब हम मान रहे हैं कि आर्थिक उन्नति हो रही है, तो आर्थिक उन्नति कैसे हो रही है? मतलब आर्थिक उन्नति के दो आधार होंगे। एक आधार होगा मतलब कि जो मानव विशेष, जो जनता विशेष, जो इकाई है उसका विकास कैसे हो रहा है और जो राज्य है उसका विकास कैसे हो रहा है। इन दोनों चीजों का विकास हो रहा है, हम मानेंगे कि यहाँ आर्थिक उन्नति हो रही है। तो हमें देखना होगा महोदय कि जनता का विकास तब मानेंगे जब जनता के पास पैसा आ रहा होगा, या फिर महोदय इसको नई नौकरी मिल रही होगी, इसको नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी, या कहीं ना कहीं उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अर्थात जो देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का सबसे मेन जो मानक है वह ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट। अगर वह डेवलपमेंट हो रहा है तो व्यक्ति विशेष का विकास हो रहा है, उसकी आर्थिक उन्नति हो रही है। और दूसरी ओर होते हैं देश विशेष में देश के पास ज्यादा संसाधन आ रहे हैं, देश ज्यादा आयात निर्यात कर पा रहा है, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो हम अपने तर्कशास्त्र के साथ स्थापित करना चाहेंगे क्यों मध्य 18वीं शताब्दी का जो ये दौर था कहीं ना कहीं अंधकार का युग न होकर एक आर्थिक उन्नति का युग था। सबसे पहले हमें समझना होगा महोदय कि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस युग में बाहर से दूसरी कंपनीज आ रही है, अर्थात दूसरी संस्कृतियां आ रही है, दूसरी तकनीकें आ रही है जो भारत देश के अंदर आ रही है। भारत एक ऐसा देश है जो अभी तक राजतंत्र के अंदर था, कहीं ना कहीं बाहरी देशों से उसके संपर्क टूटे हुए थे। अब इस स्थिति में यहाँ पे अलग बाहर से कंपनी आ रही है। ऐसी स्थिति में महोदय क्या हो रहा है कि जो किसी भी आर्थिक उन्नति का मूल आधार होता है एक मानव यानी ह्यूमन रिसोर्स, उस ह्यूमन रिसोर्स से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है? मतलब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट इस प्रकार हो रहा है कि जहां तक पहले भारत अपने आप तक सीमित था, अब कहीं ना कहीं उसको नई नई तकनीकें सीखने को मिली क्योंकि नई नई कंपनी भारत देश में आ रही है और तकनीक के साथ साथ मतलब आप देखते हैं कि उसका एजुकेशन का लेवल भी बढ़ रहा है क्योंकि अगर नई नई कंपनी आ रही है तो अपने साथ तो नई नई शिक्षा प्रणाली को भी लेके आ रही है और जब नई शिक्षा प्रणाली आ रही है तो वहाँ पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत विशेष अपने राज्य विशेष की पर रखते हुए वैश्विक पटल पर पहुंच पा रहा है और जब वो वैश्विक पटल पर पहुंच पा रहा है, वैश्विक औद्योगिक क्रांति के बारे में जान पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका दिमाग और खुल रहा है जिसके कारण इसका आर्थिक विकास भी हो रहा है और उसको ज्यादा समझ में ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब दूसरी बात हमें समझनी होगी माने कि यहाँ पे जो स्किल्स लेकर के आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो अपने साथ अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, उसका किस तरीके से आपको प्रोडक्शन किया जाए, स्किल भी लेके आ रहे हैं और स्किल बहुत आवश्यक होती है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। अब दूसरी बात हमें समझना होगा मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो और अधिक बढ़ रहा है और ट्रेड बढ़ना इक्वल्स टू होता है मतलब आर्थिक उन्नति। किस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर पहले जहाँ पर हमें पता था कि मात्र जो यहाँ का मानव था, भारत का मानव था, वह आज तक किसी भी चीज तक सीमित था। वह यहाँ तो अपने स्पाइसेस को इम्पोर्ट कर सकता था या थोड़ा बहुत अपने जो सिल्क रूट के माध्यम से अपने कपड़ों को इम्पोर्ट कर सकता था, परंतु वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है जब वहां से कंपनियां आ रही है, भले ही कंपनियों का उद्देश्य कुछ भी हो, उन कंपनियों का उद्देश्य खाली भारत से अपने संसाधनों को खनन करना, परंतु यहाँ पे क्या देख रहे हैं जो विकास हो रहा है कहीं ना कहीं भारत का जो है आर्थिक विकास हो रहा है। इस प्रकार की यहाँ के लोगों को नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यह तक पता चल रहा है कि क्या क्या उनका संसाधन थे। पहले मुझे इस बात से अभिज्ञ थे कि कहीं ना कहीं जो उनका इंडिगो है, जो लोग नील की खेती करते हैं, नील की खेती की क्या वैल्यू है मार्केट में, ये उन्हें पता चल रहा है 18वीं शताब्दी में, जिसके कारण उनका आर्थिक विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से है नील के बारे में भी ज्यादा जान पा रहे हैं, अपने जो
पोटेंशियल के अंदर नेट ऑफ पोटेंशियल को जान पाए जिससे उनका आर्थिक विकास हो रहा है। तो हमें ये भी देखना होगा महोदय कि किसी भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि पहले सबसे पहले देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और आप देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम से बूम करता है। किस प्रकार बूम करता है हमें समझना होगा महोदय कि यहाँ पर पहले एक व्यक्ति जो भारत का अलग-अलग रियासतों में बटा हुआ है 18वीं शताब्दी में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी रियासत के अंदर ही केंद्रित रह जाता था, परंतु जब यहाँ पे 18वीं शताब्दी में देख रहे रेलवे जैसी सुविधा आती है जो अलग-अलग राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आती है, मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने राज्य तक सीमित नहीं रहता, फिर वो पूरे संपूर्ण भारत में कहीं भी ट्रेड कर सकता है, उसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ज्यादा आयात निर्यात कर पाता है। अब दूसरा हमें ये भी समझना होगा महोदय कि जब औद्योगिक क्रांति की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है तो भारत से लेके जा रहे हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं जो भारत में आके प्रोडक्शन कर रही है, तो उन्हें समझना होगा कि जो प्रोडक्शन है वो तो भारत के अंदर ही हो रहा है, और जब भारत के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है तो जो भारत के मूल निवासी थे कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए कारगर है। और दूसरी बात हमें समझना होगा कि आज वर्तमान में भारत में कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं रह रहा है, आप किसी के पास भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि पास जॉब करने के लिए कुछ कारण नहीं, क्योंकि आप उसके पास अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज खोल दी गई है तो वह अलग-अलग तरीके से अपने लिए जीवन निर्वाह कर सकता है। अब दूसरी बात हमें समझना होगा महोदय कि यहाँ पे जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का एक जो पहले लिंक नहीं था 18वीं शताब्दी में, अब वह लिंक भी स्थापित हो रहा है जो कहीं ना कहीं जो भारत में आर्थिक उन्नति को अंजाम दे रहे हैं। अब लिंक इस प्रकार स्थापित हो रहा है महोदय, आज हम देख रहे हैं कि जो पहले अगर भारत कुछ प्रोडक्शन भी कर रहा है, प्रोडक्शन में दूसरे देशों तक इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, परंतु जैसे कि मैंने बताया 18वीं शताब्दी में उसके पास अपने मार्केट को छोड़कर कहीं ना कहीं वैश्विक मार्केट का एक आप देखते हैं कि उसका लीड यहाँ वहां तक अपने सामान को पहुंचा सकता है, जिसके कारण जो उसका कंज्यूमर बेस था वह कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है। जब कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी लगातार तेजी से हो रहा है नई तकनीकों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास है वो ज्यादा हो रहा है। हमें समझना होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट है महोदय, भारत का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको भी जो मूल आप देख रहे हैं कि जो लाइमलाइट में आता है, लाइमलाइट में आता है, तो इसी 18वीं शताब्दी में आता है। क्यों? क्योंकि पहले भारत हैंडीक्राफ्ट ना था, परंतु भारत के लोगों के बीच इसका कोई महत्व नहीं था, परंतु जब वह औद्योगिक क्रांति या फिर जो भारतीय ब्रिटिशर था जब इसको एक्सपोर्ट किया था उसको अपने हैंडीक्राफ्ट की कीमत समझ में, और ऐसी स्थिति में जो हैंडीक्राफ्ट है वो ज्यादा प्रचलित हुआ, भारत उससे ज्यादा निवेश करने लगा और भारतीय लोग इसमें ज्यादा अपना एम्प्लॉयड करने लगे, और कहीं ना कहीं वहां से फिर भारत की ऐसे ही वर्ग का भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो जो वर्ग को आज तक वंचित समझा जाता है, क्योंकि थोड़ा कार्य कर रहा है। अब दूसरी बात हमें समझना होगा कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी है ना कहीं ना कहीं वह आती है, क्योंकि यहाँ पे अब जो अलग-अलग आयाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग-अलग कंपनियां जिन्होंने अलग-अलग प्रोडक्ट अलग-अलग चीजें, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर था, भारत कंज्यूमर उसके पास एक अलग-अलग ऑप्शन है, और जब मार्केट में अलग-अलग ऑप्शन के पास उत्पन्न हो रहा है कहीं ना कहीं वहां पे भी आर्थिक विकास हो रहा है, क्योंकि जो मार्केट में चक्कर है। आप मुझे टैब एक तो 6 पर दे दीजिएगा और 6:30 पे दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन दो एक ही उल्टी गति के साथ मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगा, आप शुरू कर दीजिएगा। 3 2 1 सदन की गरिमा को साझा करना है। महोदय, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज जो हम बात करें वर्तमान के इतिहासकारों की बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। असल में हम 18वीं सदी मध्य 18वीं शताब्दी की भारत में पृष्ठभूमि रखते हुए उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे ये बता के जाते हैं कि जो भारतीय इतिहासकार है वो विश्लेषण करते हैं, और ये भी समझना होगा कि हम ट्रेंड्स इन हिस्टोग्राफीज को समझते हैं, मतलब कुछ ट्रेंड्स चल के आए हैं जो हर अलग-अलग शताब्दी में हिस्टोरियंस ने लाए हैं, और अभी का जो ट्रेंड है, जो वर्तमान में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? ओरिएंटलिज्म, यानी जो पहले लोग कॉलोनियलिज्म का सपोर्ट करते थे, यानी जो पहले लोग कॉलोनियलिज्म के ऊपर हिस्ट्री लिखा करते थे, उसको ऊपर दिखाते थे, आज हम उसके विरोध में और आज हम भारत में रहते हुए इस चीज का समर्थन करते हैं कि कैसे हम देखते हैं कि भारत के साथ जो चीजें गलत हुई है वर्तमान भारतीय इतिहासकार होते हुए। अब हमें समझना होगा कि देखिए मध्य 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी के समय की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कंपनीज आ गई हैं, हमने देखिए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी है, जो कि अभी की करके मैं फैलिसीज गिनाता हूँ। सबसे बड़ी इनकी जो फैलिसी बार बार बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पे भारत में प्रोडक्शन चालू हुआ है। भारत में प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है, भारत में सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन चालू हुआ था। प्रोडक्शन कहाँ चालू हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था ब्रिटेन में, यानी इंडस्ट्रीज जहाँ एस्टैब्लिश हुई थी वहां प्रोडक्शन हो रहा था। इंडस्ट्रीज भारत में नहीं थी,
उसके ऊपर जो ये बाद में एक बार बात बोलते जाते हैं कि कैसे जो आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो ऊपर उठी है। ये एक बहुत बड़ा इनकी फैंसी है कि इन्हें समझना होगा कि आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंद कराई थी, जिसकी पहले रॉयल्टी जो मिलती थी मुगलों के अंतर्गत आपको मिला करती थी। अब इसके बाद जो ये बात उठा के जाते हैं, हम बताएंगे कि कैसे अंधकार का था, इन्होंने उन्नति बताई कैसे आर्थिक तौर पे, जिसको मैं आगे भी बताऊंगा कि कहाँ इन्होंने दिक्कत करी, पर पहले समझा देते कि कैसे अंधकार का युग था ये। हम देखिए पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि अंधकार का युग और कहाँ बोला गया। हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में अंधकार का युग बोला गया तो किन पैमानों पे बोला गया। उन्होंने बोला है कि आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन पक्षों पे आपको दबाया गया है। अब जब इन पक्षों पे दबाया गया है तो हमें समझना होगा भारत में ये चीजें कैसी हुई है। आ जाते हैं आर्थिक तौर पर, ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया था। ये बोल के जाते हैं कि रेलवे स्टैब्लिश करा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। आपको समझना होगा उस समय जो रेलवे स्टैब्लिश हुआ था वो मालगाड़ी, यानी सिर्फ रॉ मटेरियल्स का वो होता था, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल जाया करते थे, आप भी जाते थे। और रॉ मटेरियल्स भी कैसे जाते थे, एक जगह जहाँ प्रोडक्शन होती है उनको पोर्ट्स तक भेजा जाता था, जिस चीज का ना आपको राइट मिलता था ना आपको इक्वल वेज मिलता था। मतलब जो ये बोलते जाते हैं कि इंडिगो का वैल्यू आपको पता चली, अरे आपको वैल्यू पता चली, उसके नीचे आपको दबा के रखा गया था, मतलब आपको उस वैल्यू की उतनी वैल्यू नहीं मिलती, आपको कम वेजेस दिए जाते थे, आपका दमन किया जाता था। अब समझना होगा कि आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जैसे मैंने फिर से बताया कि आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिमोलिश करना शुरू करा ब्रिटिशर्स ने। अब उसके साथ साथ फार्मर्स का दमन होना शुरू हुआ। ये इस तरीके में कैसे आप कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे आप ग्रो करें। ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, कौन सी एम्प्लॉयमेंट की बात करके जाते हैं, ये कि कंपनीज आई और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी। आपको समझना होगा कि पहले से इंडिया में मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था, यानी मर्चेंट्स जो थे वो यूज करते थे हमारे स्पाइसेस को या रॉ मटेरियल्स को, और इनका वो इंपोर्ट करा करते थे। जबकि ब्रिटिशर्स जो आए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश करा, यानी उन्होंने यहाँ से एक्सट्रैक्शन करी, यानी आपसे आपके रॉ रिसोर्सेज भी छीन लिए, आपसे आपके रॉ मटेरियल छीन लिया, और उसके बाद क्या किया, वहां जाके अपने ब्रिटेन में जाके प्रोडक्शन करेंगे। उनको यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल मिला, जिसकी वैल्यू आपकी जो होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, और दूसरा क्या हुआ कि आपको टैक्सेस भी नहीं मिले। ये भी समझना होगा कि उन्होंने कैसे दिवाली राइट्स और जो रेवेन्यू राइट्स थे वो भी लोगों से छीनना शुरू कर दिया, जो पहले और लोगों के पास हुआ करते थे, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब मैं देखिए आर्थिक से आता हूँ राजनीतिक के ऊपर। राजनीतिक में क्या था, आपकी स्वाधीनता खत्म हो गई। आप जब मुगलों की बात करते जाते हैं, राजतंत्र की बात करते जाते हैं, वहां पे आपके पास राइट्स हुआ करते थे, यानी आपके पास राइट्स किन चीजों के थे, अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडल लेके हुए ब्रिटिशर्स आए थे, वो 3 G's की पॉलिसी पे आए थे, यानी गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। अब गॉड, गोल्ड और ग्लोरी क्या चीज थी, गॉड था, गॉड थे भगवान को प्रमोट करना, यानी मिशनरीज का एस्टैब्लिशमेंट करना, जहां पे आपकी सांस्कृतिक जो चीजें थी उनको ठेस पहुंच रहा था। कैसे, व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी लेके आए थे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या थी कि यहाँ पे जो वो है भारतीय है, ये अनसिविलाइज्ड है। अब जब ये अनसिविलाइज्ड है तो इनको सिविलाइज करना हमारा दायित्व है, यानी वो पहले से आपको नीचा दिखा के आपका दमन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ये बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड यहाँ पे क्या चीज थी, कैसे आप रिसोर्सेज को भारत से निकाल सके और कैसे उसका यूटिलाइज करें अपने ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको कहीं भी बेनिफिट आर्थिक तौर पे नहीं मिला। उसके बाद कैसे गोल्ड जो हमारे पास ग्लोरी था, ग्लोरी कैसे था कि उन्होंने कैसे अपने ब्रिटेन की कल्चर को, इन सब चीजों को प्रमोट करना शुरू करा कि कैसे हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम इन चीजों को, ये शिक्षा की बात करके जाते हैं। शिक्षा जो बता रहे हैं ये कि हम शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। कौन सी सदी में बैठे हैं, 18वीं सदी के मध्य में बैठे, वहां पे कौन सी शिक्षा की प्रणाली ये समझा के जाते हैं, जो कि इनकी और बड़ी फैलिसी है। उसके बाद देखिए हम राजनीतिक तौर पे हमने बोला कि कैसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उन्होंने राजतंत्र में भी, यानी जहां पे भी आपके पास जो राज्य था, शासन था, वहां पे आपका कंट्रोल जो हो गया था वो ब्रिटिशर्स का हो गया था, यानी रेवेन्यू राइट से लेके आपके पास सारे एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे थे वो आप उसके लिए स्वतंत्र थे, ब्रिटिशर्स जो थे। उसके बाद हमें समझना होगा कि कैसे सांस्कृतिक तौर पे जो मैंने बताया, कल्चरल तौर पे कि व्हाइट मैन बर्डन आया और आपका जो कल्चर था उसको नीचे दिखाया गया, उसमें जानबूझ के चेंजेस किए गए। और सामाजिक तौर पे कैसे था, सामाजिक तौर पे कैसे अंधकार में, क्योंकि आपके पास से ऑटोनॉमी खत्म हो गई। ऑटोनॉमी मतलब आपके पास सेल्फ रेगुलेटिंग राइट्स जो थे, यानी आपके पास क्या चीजें थी, आपके पास मैनेज के राइट्स थे, आपके पास ये सारी चीजें थी कि आप अपने सोसाइटी में कैसे रहते हैं उन चीजों पे आप बात कर सके, वो चीज खत्म हो गई थी। और अब हमें समझना होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम कह रहे हैं मध्य की 18वीं शताब्दी में आया बैटल ऑफ प्लासी, जहां से प्लासी प्लंडर यानी प्लासी की लूट चालू हुई, और यहीं पर से सबसे बड़ी जो दिक्कतें थी वो चालू हुई। इसलिए हम आर्थिक तौर पे भी कहते हैं कि यहाँ पे आर्थिक तौर पे इंडिया
जा के जाते हैं। और अंत में मैं यही चीज बताना चाहूंगा, ये बार बार डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट का अगर मैं पैमाना देखूं स्टैट्स में, जीडीपी इंडिया आने से पहले 27% की जीडीपी, अब क्या हुआ, ये शताब्दी 17वीं शताब्दी मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते यही जीडीपी 2% हो गई। और आप किस पे यहाँ पे कह रही हैं कि आर्थिक तौर पर उन्नति करिए ना, आपने जो बोला कि आपको आर्थिक तौर पे एम्प्लॉयमेंट की वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली थी, जो बार बार बोली जाते हैं, प्रोडक्शन कह रहे हैं भारत में वो जो फैंटेसी है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर भारत में नहीं हुआ, बस रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन होता। इसी तरह से अपनी गाड़ी को ग्राउंड को बहुत धन्यवाद। महोदय, इसके पश्चात अब मैं विपक्ष के उप नेता को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपको जब जब क्या चाहिए होगा बता दीजिएगा। वक्तव्य शुरू करने से पहले नाम बता दीजिएगा। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। दिए गए विषय महोदय, सर्वप्रथम अपने के पुरजोर पक्ष में सर्वप्रथम अपने विपक्ष के कुछ लूपहोल्स पर हमें बात करना चाहूंगी। वो बोलते हैं इतिहासकार होते हैं निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो पूरा परिप्रेक्ष्य है जो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, इनका बायसनेस दिखता है कॉलोनिज्म के खिलाफ। यानी कि यहाँ पर ये इतिहासकार होने के बावजूद भी एक पक्ष की ओर झुककर विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये सही दृष्टि हमारे सामने प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, जो पूरा इनका कोर रहा वो कोर ये रहा ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का। ना इन्होंने डच के बारे में बात करी, ना इन्होंने फ्रेंच के बारे में बात करी, ना इन्होंने पोर्टुगीज के बारे में बात करी, और ना ही इन्होंने बात करी कि इंडिया में जो उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट की जो इतनी डिमांड है, वर्ल्ड लेवल पे डिमांड थी, वो डिमांड का कारण क्या था, किस प्रकार से वो डिमांड बढ़ी। आइए समझते हैं इनके कुछ बिंदुओं को। जैसे ये बार बार कहती है कि यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म, ये विरोध कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म का, लेकिन कॉलोनियलिज्म के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ था, हम यहाँ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोर क्या होता है? अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोर होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और अगर हम बात करें अंधकार का युग क्या होगा, अंधकार का युग वह होगा जहाँ पे वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ज्यादा डिवाइडेड हो, ज्यादा उनमें दूरी हो, ज्यादा कनेक्टेड ना हो। परंतु अभी अगर वर्तमान के सदन में देखें, जो 18वीं शताब्दी के बीच में जो हुआ, पहली बात है कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 18वीं शताब्दी में रह रहे हैं, कभी वर्तमान में रह रहे हैं। तो हम वर्तमान में रहकर अगर देखें 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था यहाँ पर कि किस प्रकार से जो कॉलोनियल उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया था, उससे गैप पूरा हुआ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। कैसे? कंज्यूमर को जो है अलग अलग प्रकार की गुड्स, जैसे हमने बताया कि मार्केट रेस्ट्रिक्ट नहीं रह पाए अब कंज्यूमर के पास। उन्होंने कहा कि ट्रेन में तो केवल रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाँ तो रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन कौन करता था? लोग ही तो जाके करते थे। वहाँ पे लोगों को जो अंग्रेज है वही तो बेचते थे, तो लोग क्या करते थे? छुपा छुपा अपना सामान लेके जाते थे। जो गरीब आर्टिसंस हैं वो बेचते थे अपना सामान अलग अलग देशों में जाके, और एक फैक्ट हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी हमने इस बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक बात करते हैं कि ब्रिटेन में पहली बात उन्होंने इनकार दिया कि भारत में तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था। फिर अपने ही वक्तव्य में ये कहते हैं बाद में कि जो है भारत में जो ब्रिटिशर्स है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, यानी यहाँ पर इनका ये भी स्टैंड क्लियर नहीं है कि भारत में क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक था या नहीं। जब इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है तो इनका बात कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भारत में जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, चीजें खराब हुई, तो ये यहाँ पर सदन में किस प्रकार से प्रेषित होती है ये स्पष्ट नहीं कर पाते। दूसरा, ये बात करते हैं आर्टिसंस इन सबका जो चीजें बंद हुई थी, देखिए बंद नहीं हुई थी, और ज्यादा पेरिश हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज जो है और ज्यादा उनकी चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो उस जिस प्रकार के आर्टिसन जिस टेक्निक्स का यूज करते थे उनसे क्योंकि वो अवगत नहीं थे, तो बहुत ज्यादा उनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, और उनको जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि उनको और ज्यादा क्या किया जाता था, बाकी देशों में लेके जाया जाता था। जब हम बात करते हैं आर्थिक डेवलपमेंट की, तो एक देश में प्रोड्यूस होने वाली
पुरानी चीजें जब बाकी देशों में भी पहुंच रही है, जो कि पहले भारत अगर हद से हद करता भी था तो केवल स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल हैंडीक्राफ्ट इन सब चीजों का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और यहाँ पर जब बात करके जाते इक्वल वेजेस नहीं थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ये ट्रेन जो उन्होंने बात करी उतनी वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन एक तरीके से फिर इनके वक्तव्य में ये भी स्पष्ट होता है कि लोगों को वैल्यू तो मिल रही थी, वेजेस तो थे, यानी ये मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि समाज में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, ये वहां पे एक तरीके से मानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारे पैराडाइम में भी ये बात, ये फिर एक तरीके से यही बात है जो हम कह रहे हैं कि अंधकार नहीं है यानी अनएम्प्लॉयमेंट, वेजेस कम है यानी वेजेस तो मिल रहे हैं यानी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और दूसरा बार-बार ये बात करते हैं फार्मर्स की, उन्होंने यहाँ पॉइंट लेके आया, उन फार्मर्स को जो है कमर्शियल क्रॉप जो उगाना सिखाया अंग्रेजों ने, और वहां पे इंडस्ट्री जो भारत में वो लहर दौड़ी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स को अल्टरनेटिव क्रॉपिंग, क्रॉस क्रॉपिंग और ये अलग-अलग तरीके की क्रॉपिंग टेक्निक्स उन्होंने सीखी, जो उन्होंने उगाया और यहाँ पर फार्मर्स भी जो है आगे डेवलप हुए, बेहतर रूप में आए। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने बात करी कि उन्होंने बात करी कि जो पूरा प्रोपेगेंडा चला वो चला अंग्रेजों का, उनका गोल्ड ग्लोरी इत्यादि जैसी बातों की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि वो लोग जो सिखाया, जो हमने जो प्रशिक्षण या हमने जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पॉइंट रखा, तो हमने यहाँ बताया कि किस प्रकार से अगर कोई सेलर बाहर से आता है तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इतना ज्यादा है जियोग्राफिकल, तो यहाँ पर जो कुछ प्रोड्यूस होंगे वो यहीं पे होंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस तो लेके नहीं आएंगे चीजें, तो वहाँ पे भारतीय लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स भी सीखी, वो टेक्निक्स का उन्होंने एक तरीके से खुद भी इस्तेमाल किया और जो है अगर मार्केट में बेचा और आगे बढ़े। और दूसरा ये बात करते कि उन्होंने हमें अनसिविलाइज माना, हम थे तो नहीं ना अनसिविलाइज, हमने आज भी हम देख रहे हैं वर्तमान में कि हमने उनके एजुकेशन सिस्टम से कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को चुना है, तो आज चुना है नहीं यानी कि तब अगर हम उनको फॉलो कर रहे थे यानी हमें तब उनसे पॉजिटिव आउटकम मिला था, और इस प्रकार से अगर कोई ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो मान लिया। और दूसरा 18वीं शताब्दी में मार्केट कंपटीशन बढ़ा, अब मार्केट कंपटीशन किस प्रकार से बढ़ा कि लोगों को अलग अलग मार्केट से एक्सेस मिली, देखिए डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, यहाँ पर अलग अलग क्या आए, सेलर्स आए, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिला। अब देखिए जब यहाँ पर कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, कि क्या कंज्यूमर डिफरेंशिएट कर पा रहा है, कंज्यूमर के पास जो गुड्स अभी अवेलेबल है वो किस किस वैरायटी के हैं, और यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस को आगे बढ़ावा दिया कि उसे चूज करने की किस प्रकार से। अब इन्होंने बार-बार बात करी, उन्होंने आय प्रोड्यूस किया, तो खरीदने वाले लोग भी तो भारत के ही थे, यानी कि मानते कि वहाँ पे लोगों के पास इनकम भी थी और वो इनकम इस लेवल की थी वो उसको खरीद पाए। और दूसरा अगर बात करके जाते हैं मेटल ऑफ क्लासिक का इन्होंने कारण बताया, वो जोड़ा कि जो इकोनॉमिक ब्लंडर था, इकोनॉमिक ब्लंडर नहीं था, वो ब्लंडर था सिराजुद्दौला का ब्लंडर, जो उसने लोगों में ब्लैक होल वाली परिस्थिति की थी, ब्लैक होल जो किया था वो कारण था बैटल ऑफ प्लासी का, कॉलोनाइजेशन ये सब चीजें नहीं थी। अब हम आते हैं अपने बिंदुओं पर, हम बताते हैं कि किस प्रकार भारत का बाकी जगहों से संबंध बढ़ा। जब हम इकोनॉमिक्स अर्थ की बात करते हैं तो वो इस आधार पर भी बढ़ता है कि किस प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य बाकी लोगों से डील कर पा रहा है, यानी कि डील करने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड भी डेवलप हुआ कि किस तरीके से चीजें किन अमाउंट में डील कर जाएगी, क्योंकि मुद्राओं का भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम पे डेवलप हुआ कि किस प्रकार से जो है मुद्राएं या चीजें एक दूसरे से वो लोग लेन देन करेंगे, करेंसी अलग होने के बावजूद। तो आज का वर्तमान का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉरेन एक्सचेंज का जो डेवलपमेंट है वो भी उसी समय में हुआ, तो इसीलिए हम इसे सरकार का समय नहीं मानते। धन्यवाद महोदय। अब मैं सदन पटल पर विपक्ष के उप नेता को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वर्तमान भारतीय इतिहासकार को ऐसा समझ 18वीं शताब्दी भारत की पृष्ठभूमि, अर्थात यहाँ पर बात जो करनी थी पक्ष को भी करनी थी, वो किस पर करनी थी, भारत की ही पृष्ठभूमि पर करनी थी, अर्थात भारत को क्या उससे फायदा हुआ, क्या उससे नुकसान। तो यदि हम यहाँ पर
हमने केवल ब्रिटिशर्स का नाम लिया। तो पहली बात तो हमने ब्रिटिशर्स का नाम लिया व्हाइट मैन थ्योरी में जब जिसकी बात की जाती है, तो थ्योरी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? वो एक केपल बुल से हुआ था। अर्थात वहाँ के जो क्रिश्चियनिटी के सबसे जो मतलब जो चर्च था उसने एक केपल बुल जारी किया था, जिसको तीनों ही फ्रेंच मान लीजिए, ब्रिटिशर्स मान लीजिए, तीनों ने फॉलो किया और उसको आकर माना कि सेवेजेस को सिविलाइज करना। अर्थात यहाँ पर एक कंटेक्स्ट में पहले ही शोषण करने का तैयारी वहाँ से कर दिया गया था भारत में आकर। दूसरी चीज महोदय यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, इनमें अंधकार की युग का पैमाना क्या है? केवल अगर अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसका हमने दो तरीके से खंडन किया जो अभी स्टैंड करता है। कैसे? पहले हमने आकर बताया कि किसी भी युग को अंधकार का युग तब कहा जाता है जब उसके 3 से 4 पैमाने हमने बताया कि पहले आर्थिक पैमाना है, दूसरा सामाजिक पैमाना है, तीसरा सांस्कृतिक पैमाना है, चौथा राजनीतिक पैमाना है। इनका क्या कहना है कि केवल आर्थिक तौर पर अगर थोड़ी सी उन्नति होगी, इवन एक मैं आपका केस मानूं कि आर्थिक तौर पर उन्नति होगी तो भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर उन्नति नहीं हुई। अब समझिए, पहली बात तो आपकी आर्थिक तौर पर उन्नति हुई नहीं। क्यों नहीं? पहले हमने यहाँ पर आकर क्या बताया कि जब आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं, आपने कहा कि मार्केट में कंज्यूमर जो था वो तो इंडियन था, उसके पास बाइंग कैपेसिटी थी। अब समझिए क्या होता है, बाइंग कैपेसिटी के होने से नहीं ना आपकी आर्थिक उन्नति होती। बाइंग कैपेसिटी आप समझिए कि आपके यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके आपको ही आकर कुछ बेचा जा रहा है। तो क्या किया? आपके यहाँ से सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल लिया और महंगे दामों पर फिनिश गुड बेच दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी ड्रेन ऑफ वैल्यू जो मेरे साथी यहाँ पर आकर बता के गए थे, तो आर्थिक तौर पर उन्नति हुई भी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज महोदय, मेरे साथी ने यहाँ पर आकर बताया था कि अंधकार के युग का एक और पैमाना है सामाजिक पैमाना। सामाजिक पैमाना क्यों? क्योंकि समाज से ऑटोनॉमी उसकी छीन ली, अर्थात आपके जो राइट्स थे, समाज के जो सेल्फ रेगुलेटिंग राइट्स थे वो भी छीन लिए। अब अंग्रेजों मतलब अंग्रेज या फिर फ्रेंच डच जिसकी भी आप बात करें, जो भी बाहर से आए थे, उन लोगों ने क्या किया? ये खुद भी मान जाते हैं कि शिक्षा जो है, पहली बात तो शिक्षा की जो आप बात करें, वो शिक्षा वो भी किसको सर्व कर रही थी? ब्रिटिशर्स नीड्स को सर्व कर या फिर फ्रेंच की नीड्स को सर्व कर रही थी। कैसे? उनके लिए जो था, उनके लिए यदि आप बोल रहे हैं कि आप मतलब शिक्षा की प्रणाली है, वो इसलिए है कि आप उनकी भाषा जान सके, उनको आपकी भाषा जान सके, आपसे कम्युनिकेट करके वो सस्ते दाम पर जो है रॉ मटेरियल खरीद सके, इसलिए उनकी शिक्षा प्रणाली आती है। और दूसरी चीज, वो शिक्षा प्रणाली से वो भारत की संस्कृति जिसको वो मान रहे थे कि सेवेज है, उसको चैलेंज कर रहे थे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं जब वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो सेवेज है, तो हम उसी को बदल देंगे। उससे क्या होगा? उससे व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी भी उन्होंने छीनी, भारतीय समाज की इंडिविजुअलिटी छीनी। क्यों? उनको ये बताकर कि तुम हीन हो, तुम्हें ये वाली जो है प्रणाली से फॉलो करना चाहिए। चौथा बहुत हमने पैमाना बताया था कि अंधकार का युग, और क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी आप स्वाधीन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जो आप पर राजतंत्र भी था, तो राजतंत्र में क्या हो रहा था? आप ही के ना लोग थे, आप ही के लोग आप पे रूल कर रहे थे। अब क्या हुआ कि पॉलिटिकल राइट्स, दीवानी राइट्स और रेवेन्यू राइट्स किसके पास चले गए? दूसरी कंपनीज जो आई थी बाहर से, वो भी चार्टर के दौरान मतलब जाने लगे। तो जब वो जाने लगे तो आपके सामाजिक और पॉलिटिकल राइट्स टोटली नल एंड वॉइड हो गए। अब मोदी के 4 पैमाने हैं अंधकार के युग की, और इनका एक पैमाना है कि आर्थिक उन्नति होगी। पहली बात तो आर्थिक उन्नति यहाँ पर स्टैंड नहीं कर रहा है, इन 4 पैमानों का अभी तक खंडन नहीं कर सकता। अब समझिए महोदय क्या होता है, यूएटो क्लासिक की मेरे साथी बात बता करके वर्ल्ड जीडीपी की बात करें। अगर आपके पॉइंट को मैं मानूं, मैं आपको फिर से इवन इफेक्ट बटन दे रहा हूँ कि अगर आर्थिक तौर पर उन्नति हुई होगी, तो जब ये फॉरेन कंपनीज जो आप जिनका कंपनीज बोले, जब वो भारत में आई तो भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 27% था। अब वो 27% मतलब जैसे ही, और उनके एग्जिट के बाद कितना रह गया? 2% रह गया। तो अगर आर्थिक उन्नति हुई होती तो ये तो बढ़ता, उन्नति का अर्थ होता है ग्रोथ, और ग्रोथ होती है मल्टी डायमेंशनल। तो अगर ये आपके परिवेश में मैं इस बात को मानूं, इवन इफ नहीं मानूं, तो भी वो नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। अब हमें समझिए कि मेरे साथी बताया यहाँ पर आकर क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लग रहा है। मेरे साथी ने यहाँ पर आपको आकर बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या केवल मालगाड़ियों के लिए था? और ये क्या कह रहे हैं, इनकी सबसे बड़ा फैक्शनल पॉलिसी ये है कि हम जो है केवल स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। पहली बात तो हम केवल स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारा पूरा मॉडल किस पर बेस्ड था? मतलब हमारा नहीं, भारतीय का पूरा मॉडल किस पर बेस्ड था? मर्केंटाइल वेलफेयरिज्म का। अर्थात आप क्या कर रहे थे? आप एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम से कम कर रहे थे। उससे क्या होता था? राज्य की ग्रोथ होती थी। मतलब आप जब इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में आप समझेंगे, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो आपके पास फॉरेन ट्रेड की करेंसी एवं गोल्ड ज्यादा आता है। इससे आपका जो है, इससे आपका क्या होता है? इससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ सस्टेनमेंट बढ़ता है। अब समझिए कि उनके आने से क्या हुआ, उनकी मतलब जो भारतीय मतलब जो आप बोले फॉरेन कंपनी है, उनके आने से क्या हुआ? पहले तो आपसे रॉ मटेरियल लेके जाने लगे। दूसरा, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो ये बोल रहे हैं जिनको बढ़ावा मिला, बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिला। आप कहते हैं हैंडलूम्स की बात करिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय चल रहा था, हैंडलूम्स थी, हैंडलूम्स को टोटली समाप्त कर दिया गया। और जो आर्टिशन थे, जो आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, मैं बता रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि आपके हैंडलूम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। और हैंडलूम में क्या बनता था? मसलिन बनता था, जो एक कपड़ा था जो भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था। और भारत मतलब जो फॉरेन कंपनीज के आने के बाद कैसे वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इसी तरीके से रुपया और जो पॉलिएस्टर कॉटन का जो कंसेप्ट ये लोग लेकर जो दूसरी कंपनीज लेकर
यहाँ पर आने लगा। फिर महोदय ने साथ ही यहाँ पर आपको आकर ये भी बताया कि जो दूसरी कंपनीज आई थी वो ऐसे नहीं आ जाती थी। कंपनीज के पीछे राजनीतिक सपोर्ट होता था, जो कैसे आती थी, कैसे क्या पॉलिसी फॉलो करके आई थी, 3G की पॉलिसी फॉलो करके आई थी, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, अर्थात फ्रेंच, डच और मतलब इंग्लिश ब्रिटिशर्स को भी देखती थी। तो तीनों ने ही मिशनरीज को एस्टैब्लिश किया, मतलब तीनों गॉड के लिए आ रही है, तीनों ने ही अपनी ग्लोरी को आगे बढ़ाना चाहा, तीनों ने ही गोल्ड यहाँ से लेकर गए, मतलब तीनों की 3Gs की हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों उसी एस्पेक्ट में आई और भारत का जो है इसमें किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हुई। अब हमें समझिए कि हमारा हम क्या बात कर रहे हैं, ये हाँ इन्होंने क्या कहा कि स्किल्स लेकर आ रहा है। अब समझिए कि स्किल्स लेकर नहीं आ रहा है, वो स्किल्स क्या हो रहा है आपके मतलब हमारे भारत देश में उस समय क्या हो रहा था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है आपसे राइट जब छीनने लग गए तो उन्होंने टोटल आप पे कंट्रोल कर लिया। जब आप पे कंट्रोल कर लिया तो हुआ कि आपको जो स्किल्स थी क्यों आए, मतलब जो स्किल्स थी वो आपको बेनिफिट नहीं किए, वो स्किल्स भी बेनिफिट उन कंपनीज को किए। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ पर कन्वर्ट करना है, मान लीजिए लैंग्वेज बोलना एक स्किल है, तो वो लैंग्वेज भी आपको इसलिए सिखाई गई कि आप उससे कम्युनिकेट कर सके और वो आपसे रॉ मटेरियल या फिर जो भी वो काम कराना चाहते हैं वो कराए। अब इसमें समझिए कि इसमें किस प्रकार से आपकी आर्थिक स्वाधीनता छीनी गई, क्योंकि आप जो पहले काम करके आ रहे थे, जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जब वो इंडस्ट्री टोटली खत्म हो गई, टोटली समाप्त हो गई, तो आपकी आर्थिक स्वाधीनता आपको जो था मजबूर किसी और अपना वक्त खत्म हो चुका है। इसके पश्चात सदन पटल पर 2 मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए प्रारंभ किया जाता है। नेता आमंत्रित है।